जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम सीखते हैं CFT के बारे में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आज हम सीखते हैं CFT के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? CFT के बारे में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ना चाहते हैं और यह इंटर 2023 के लिए बोर्ड परीक्षा का सिलेबस है। ठीक है, तो इसको समझने के पहले हम ये जानना चाहते हैं कि CFT जिस पर लागू होता है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले यहाँ सबसे पहले आप ये जानिए कि जो हमारे पास उपकोष हैं, उपकोष कौन कौन है? हमारे पास जो उपकोष हैं वो हैं SPDF। ये चार उपकोष जो कि आपको पढ़ने हैं। जो S उपकोष है इसकी आकृति क्या होती है? गोलाकार। जो P उपकोष होती है इसकी आकृति होती है डंबलाकार। जो D होती है इसकी आकृति द्विडंबलाकार होती है और जो F आकृति होती है इसकी जटिल होती है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चूंकि जो CFT है ना वो सिर्फ D ऑर्बिटलों के बारे में बताती है, D ऑर्बिटलों का स्प्लिटिंग करती है, D ऑर्बिटलों का बंटवारा करती है ना। CFT जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है यह बताती है कि सिर्फ और सिर्फ D ऑर्बिटलों की बंटवारा होता है। ठीक है, तो हम D ऑर्बिटलों को जानना चाहते हैं कितने प्रकार के हैं। तो जो D उपकोष है उसमें 5 प्रकार के ऑर्बिटल है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के ऑर्बिटल। कौन कौन से? जरा देखिए, आपको पता होगा कि D ऑर्बिटल में 5, D उपकोष में 5 ऑर्बिट होते हैं और उनका नाम क्या क्या है? 1 2 3 4 5। एक का नाम है DXY, एक का नाम है DYZ, एक का नाम है DZX, एक का नाम है DX²Y², एक का नाम है DZ²। ये 5 ऑर्बिट होते हैं D उपकोष में। ठीक है, अब इनकी थोड़ा से वो भी देख लीजिए स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए जो DXY होता है ना तो उसके जो लोब होते हैं, जरा देखिए हमने बनाया ये हमने बनाया लोब। तो इसके जो लोब होते हैं ये मान लीजिए आपका X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है। तो इनके जो लोब हैं वो X और Y के बीच में होते हैं। इसी प्रकार इधर भी ये। तो इस प्रकार जो लोब होते हैं, है ना, ये लोब हैं आपके, ये जो लोब होते हैं ये XY के बीच में है तो इसको कहते हैं DXY। ठीक है, ये आपके लोब हैं। इसी प्रकार जो DXY के बाद जो YZ है तो यहाँ पर देख लीजिए Y कैसे होते हैं। ये यहाँ पर Y कर दीजिए, Y एक्सिस, और यहाँ पर Z एक्सिस। ठीक है, तो अब जो लोब है हमारे Y और Z अक्षों के बीच में है। तो जो ये आपका स्ट्रक्चर बना ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? DYZ। और तीसरा जो है इस प्रकार का बनेगा। ध्यान से देखिए, सभी चीज़ आप देखिए, ये अगर आपका X एक्सिस है और ये आपका Z एक्सिस है तो जो अब लोब हैं, जो D ऑर्बिटल के लोब हैं इनके बीच में है। ये ध्यान से देखिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया आपका DZX। तीनों आप देखिए, तीनों आपके स्ट्रक्चर देखिए, ये तो 3 हो गए। अब आपके ये वाले हैं
तो जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ये कहाँ होते हैं, ये अक्षों के ऊपर होते हैं। कहाँ होते हैं, अक्षों के ऊपर होते हैं। तो इसको हम दिखाना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से ज़रा देखिए, अगर हम यहाँ पर बना रहे हैं, दो एक्सिस आपको बना रहे हैं, ये एक्स अक्ष है, ये दूसरा अक्ष है। इसका नाम हम दे देते हैं एक्स, इसका नाम हम दे देते हैं वाई, ठीक है। तो अब जो ये लोब है हमारे, इन अक्षों के ऊपर रहते हैं। किसके ऊपर, अक्षों के ऊपर, ये, ठीक है। एक्स अक्ष के ऊपर और वाई अक्ष के ऊपर, ये। तो इस केसेस में इस आर्बिटल को हम कहते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और एक आपका लास्ट वाला जो होता है उसमें भी इसी प्रकार होता है, बस थोड़ी सी अंतर ये है कि हम दो अक्ष बना लेते हैं, ये यहाँ पर एक्स अक्ष कर देते हैं, यहाँ पर जेड एक्सिस कर देते हैं। तो अब जो आपका लोब है वो इस जेड अक्ष के ऊपर होता है, ठीक, पूरा इसके ऊपर होता है। तो ये जो हमारा बन गया, ये हमारा हो गया आपका डी जेड स्क्वायर। ये 5 आपके आर्बिट हैं डी उपकोष के, ठीक है। और यही आपके सीएफटी में काम करेगा। और सीएफटी की जो थ्योरी है, क्रिस्टल बिट थ्योरी है, वो बताती है केवल और केवल इन्हीं आर्बिट की स्प्लिटिंग को बताता है, ठीक है। तो अब ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सीएफटी की जो कल्पना है, उसकी सीएफटी की जो सीमाएं हैं कुछ इस प्रकार है। तो अब देखिए, असम्पशन ऑफ सीएफटी यानी सीएफटी की कल्पना, सीएफटी की अवधारणा यानी क्या कहती है ये चीज़, ठीक है। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, पहली अवधारणा क्या है। सीएफटी कहती है, क्या कहती है कि लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु आयनिक होते हैं जो आपस में आयनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ये बता रही है कि जो आपका लिगेंड है, जैसे मान लीजिए कोई मेटल है और यहाँ पर ये लिगेंड, ठीक है, तो इनके बीच कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता, मतलब ये आपस में जुड़े होते हैं आयनिक बॉन्ड द्वारा, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए इस पर प्लस आवेश आता है, और ये लेता है इसलिए माइनस आवेश होता है। अब ये एक माइनस आवेश, एक प्लस आवेश, अर्थात आयनिक, यहाँ पर 2 आयन हो गए, और इन्हीं आयनों के द्वारा जो आपके यौगिक होते हैं जुड़े रहते हैं। क्योंकि आपको देखिए, जो बीबीटी थी ना, बीबीटी आपको क्या बताई थी कि बीबीटी आपको ये बताई थी कि जो आपके लिगेंड होते हैं और जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, लिगेंड उनसे जुड़े रहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा। इसी तरह तो बताया गया है ना, यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। लेकिन सीएफटी ये बिल्कुल भी नहीं कहती है कि कोवैलेंट द्वारा जुड़े रहते हैं, बल्कि ये कहती है कि लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु जो होते हैं वो आयनिक होते हैं और आयनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। चूँकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए इस पर प्लस आवेश होता है, और मेटल जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है या केंद्रीय धातु परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, ग्रहण करता है, इसलिए उस पर माइनस आवेश आ जाता है। पहली पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये क्या कहता है, इसको देखिए। दूसरा असम्पशन क्या है, दूसरी अवधारणा क्या है कि जो सीएफटी है सहसंयोजक प्रकृति की व्याख्या नहीं करता। ये कुछ भी नहीं बताता, ये कहता है कोवैलेंट बॉन्ड बनता ही नहीं है, ठीक है, केवल प्योर आयनिक बॉन्ड होते हैं ये। तीसरी इसकी देखिए क्या है, तीसरी अवधारणा क्या है, सीएफटी बताती है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड है ये पॉइंट चार्ज होते हैं, ठीक है, पॉइंट चार्ज होते हैं, मतलब ये बिंदु आवेश होते हैं। ये तीसरी बात होगी इसकी, ठीक है। यहाँ पर ये भी नहीं कहता कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और ना ही प्रकृति की व्याख्या करती है, बल्कि आयनिक बॉन्ड है, सहसंयोजक प्रकृति की व्याख्या नहीं करती है, और दोनों ही सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड दोनों ही पॉइंट चार्ज होते हैं। चौथी अवधारणा क्या है इसकी, अगली अवधारणा क्या है, जो आपकी सीएफटी है ये केवल डी आर्बिटलों की स्प्लिटिंग की बात करती है, मतलब
विपाटन की बात करती है, मतलब डी ऑर्बिटलों को दो भागों में बांट देती है, दो भागों में बांट देती है। अब किनको किनको दो भागों में करेगी, इन तीनों को करेगी या इन दोनों को करेगी या इनको इनको करेगी, दो ग्रुपों में, इन पांचों ऑर्बिटलों को दो ग्रुप में बांट देगी, केवल डी ऑर्बिटलों की। यस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की बात नहीं करता, मतलब यस या पी ऑर्बिटल की जो भी स्प्लिटिंग की उसकी बात नहीं बताती, केवल डी ऑर्बिटलों की स्प्लिटिंग की बात करती है, डी ऑर्बिटलों की विपाटन की बात करती है, बंटवारे की बात करती है, और यस और पी ऑर्बिटलों की बंटवारे की बात नहीं करती है। और अगला इसकी जो अवधारणा है वो इस प्रकार है कि CFT हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट की शुद्ध मान देती है। यह मैग्नेटिक मोमेंट का शुद्ध मान देता है। क्या देता है? शुद्ध मान बताती है, बिल्कुल प्योर वैल्यू बताती है। और लास्ट पॉइंट इसकी क्या है कि यह हाइब्रिडाइजेशन की सूचना देता है। यह संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन की सूचना नहीं देता है, की सूचना नहीं देती है। ये इसकी अवधारणा होगी, कल्पना होगी CFT के बारे में। ठीक है, तो CFT देखिए इतनी बातों को बताता है। पहली बात क्या बता रहा है कि लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु आयनिक होते हैं, जो आपस में आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यह सहसंयोजक प्रकृति की व्याख्या नहीं करता है। केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड पॉइंट चार्ज होते हैं। यह केवल डी ऑर्बिटलों की स्प्लिटिंग की बात करती है, बंटवारे की बात करती है, विपाटन की बात करती है। विपाटन स्प्लिटिंग माने विपाटन या बंटवारे, इसकी बात करती है। यस या पी ऑर्बिटल की विपाटन की बात नहीं करती। यह मैग्नेटिक मोमेंट का शुद्ध मान देती है। और यह हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, संकरण के बारे में बिल्कुल नहीं बताता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है उसको हम BBT के द्वारा देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आपका अष्टफलकी और चतुष्फलकी के बारे में आपके दो ही है, अष्टफलकी और चतुष्फलकी के बारे में CFT के बारे में बताना है कि इन पर कैसे लागू होता है, उसी की ओर हम आपको आगे ले चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइए, BBT हमको कुछ बताई थी बातें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, एक बार देख लेते हैं, है ना। जैसे ऑक्टाहेड्रल है, कौन सा केस? ऑक्टाहेड्रल के केस में हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन और लगाया भी। कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है? D2sp3 होता है या sp3d होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो D2sp3 है तो इसमें D जो है ना, ये अंदर वाले D ऑर्बिटलों का यूज हो रहा था। तो यहाँ पर जब ये संकरण होगा, जिस यौगिक में D2sp3 संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, वह यौगिक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर अब देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस कर दिए, लेकिन अगर आगे वाले डी ऑर्बिटलों की जुड़ा हो रहा है या संकरण हो रहा है तो उसको हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसमें 2 डी ऑर्बिटलों का यूज होता है। अब प्रश्न ये है कि कौन से डी ऑर्बिटल का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो अभी आपको बताया गया कि डी ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताया गया है DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² एंड DZ²। ठीक है, तो ये तो अक्षों के बीच में होते हैं, पर ये दोनों अक्षों के ऊपर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा, ये दोनों अक्षों के ऊपर होते हैं। ये जो ऑर्बिटल है या एक्स और वाई अक्ष के ऊपर होता है, और ये जो DZ² ऑर्बिटल है ये जेड अक्ष के ऊपर होता है, इसका लोब। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऑक्टाहेड्रल में, जो कि CFT यही बताती है, क्या बताती है
CFT ये बताती है कि d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग बताता है। तो समस्या ये है कि d ऑर्बिटल में कौन से d ऑर्बिटल, पांचों में से किस ऑर्बिटल का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि d जो ऑर्बिटल यूज होगा वो दो d ऑर्बिटल, एक का आपका dx² - y² और दूसरा आपका यूज होगा dz²। ये आपका इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इनको आप नोट डाउन करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको क्या है, SF6, ठीक है, ओके। अब देखिए, ये जब ऑक्टाहेड्रल केस में आपको पता हो गया कि संकरण ये होता है, हाइब्रिडाइजेशन ये होता है और ये ऑर्बिटल आपके दोनों यूज होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको नोट डाउन करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑक्टाहेड्रल केस में दो ऑर्बिटल यूज होते हैं डी वाले, कौन कौन, dx² - y² एंड dz², ठीक है। चलिए अब स्क्वायर प्लानर में देख रहे, स्क्वायर दूसरा है आपका स्क्वायर प्लानर में, ठीक है। स्क्वायर SQUARE, ये स्क्वायर प्लानर। अब इसमें क्या है ना, इसमें भी ऑर्बिटल यूज होंगे, लेकिन कौन से ऑर्बिटल यूज होंगे पर, तो पहले इसमें हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। जो स्क्वायर प्लानर होता है उसमें DsP², ये आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। अब इसमें सिंगल बेचारा अकेला एक d ऑर्बिटल है ना, पर कौन सा d ऑर्बिटल यूज होगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो d ऑर्बिटल यूज होगा उसमें dx² - y² यूज होगा, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका है भैया PtCl4, ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे हम कंसेप्ट आप बताएं, क्योंकि आपके जो सिलेबस है वो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लानर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो केवल इनके बारे में हमको CFT बताना है कि कैसे d ऑर्बिटलों की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो नाउ अगेन चलिए देखते हैं भाई CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल जो आपका सिलेबस है, ठीक है। तो इसमें देखिए होता क्या है कि ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है भाई, पहले ऑक्टाहेड्रल समझिए, ऑक्टाहेड्रल होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि ऑक्टाहेड्रल जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए मैं थोड़ा पेन बदल लूँ आपको। ऑक्टाहेड्रल में इसमें एक स्क्वायर प्लानर होता है, स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर, ये यहाँ पर हम स्क्वायर बना दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है। अब इसके कोने पर, चारों कोने पर लिगैंड जुड़े होते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। यहाँ से ये जुड़े होते हैं, ये सबको पता है। और एक ऊपर तथा एक नीचे होता है, जी। अब अगर इसमें हमने एक को x अक्ष मान लिया, मान ली ये वाला जो पॉइंट है ये x अक्ष है, x अक्ष मान लो इसको, x अक्ष मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, हिंदी तो खैर है ही है मेरी। और इसको अगर हम मान लें y अक्ष, इसको हम मान लें y अक्ष और इसको हम मान लें z अक्ष। अब देखिए ये जो फिगर है यहाँ पर देखिए, इनके बीच 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर x और y अक्ष के बीच 90 डिग्री कोण है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। कैसे, ये ऐसे हैं, देखिए एक ये है आपका, एक ये है और एक ये। तो यहाँ पर जो है आपका 90 डिग्री है, ठीक है। ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री कोण है। और साथ में एक यहाँ पर z अक्ष इस प्रकार है, ये हमने यहाँ ऐसे दिखा दिया। तो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ देखिए, यहाँ ये इस z अक्ष और y अक्ष के बीच भी तो 90 डिग्री है। और यहाँ से z अक्ष और x अक्ष इनके बीच, इनके बीच देखिए फिगर से हम समझाने की कोशिश करिए, इनके बीच भी ये आपका z अक्ष है, ये y अक्ष है, तो इनके बीच भी तो 90 डिग्री है। तो मतलब z अक्ष और x अक्ष के बीच 90 डिग्री, z अक्ष y अक्ष के बीच 90 डिग्री, यानी तीनों ही
90 डिग्री के एंगल पर हैं। और लिगेंड कहाँ जुड़े हैं? यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर। तो मतलब लिगेंड कहाँ जुड़े हुए हैं? 90 डिग्री पर जुड़े हैं, अक्षों पर जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि सभी लिगेंड अक्षों पर जुड़े हैं और हर जगह इसके बीच भी 90 डिग्री है एंगल है, इसके बीच भी 90 डिग्री है। और ध्यान ये रखना है, ये आपका जेड अक्ष है, ये वाई अक्ष, इसके बीच 90 डिग्री, और जेड अक्ष और एक्स अक्ष इनके बीच भी 90 डिग्री, इनके बीच भी 90 डिग्री है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में आना चाहिए। तो इस प्रकार देखिए हम ये कह सकते हैं कि जो लिगेंड है वो अक्षों पर स्थित हैं, ठीक है। अब अगर ये एक्स अक्ष है ये वाला, तो इसके विपरीत जो है हम एक्स डैश अक्ष मान सकते हैं। अगर ये वाई अक्ष है तो इसके विपरीत हम वाई डैश अक्ष मान सकते हैं। अगर जेड अक्ष है तो इसके विपरीत हम जेड अक्ष मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि एक फिगर बनाओ किसका, ML6 का, तो आप यही तो करेंगे। आप क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे, आप यहाँ M कर देंगे, यहाँ पर लिगेंड जोड़ देंगे, यहाँ पर लिगेंड जोड़ देंगे, यहाँ पर लिगेंड जोड़ देंगे, यहाँ पर लिगेंड, और साथ में ऊपर यही तो करेंगे। और क्या करेंगे? आप कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम बता देंगे। आप बस धैर्य धारण करिए और ये आपकी CFT इतना अच्छा समझा देंगे कि आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आप बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिगेंड है ना, लिगेंड ने मेटल को कहाँ से अप्रोच किया? अक्ष से किया भाई, अक्ष पर लिगेंड जुड़ा है और डायरेक्ट लिगेंड सीधे आपके मेटल से जुड़ रहा है। मतलब लिगेंड जो है मेटल को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। मतलब सीधा डायरेक्ट अक्ष से आकर लिगेंड M से जुड़ रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिगेंड है अक्षों से डायरेक्ट आ रहा है, तो अक्षों पर कौन से ऑर्बिटल होते हैं ये भी तो देखना चाहिए हमको। जो D उपकोष है उसका कौन सा ऑर्बिटल इस पर है, और जो इस अक्ष पर ऑर्बिटल होंगे, जो इस अक्ष के ऊपर ऑर्बिटल होंगे, वही तो ज़्यादा प्रतिकर्षण का भाई। अब यहाँ इसके भी इलेक्ट्रॉन है, इसके भी इलेक्ट्रॉन है, मेटल में भी इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड में भी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या करेंगे? प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल, वे इलेक्ट्रॉन जिनके ऑर्बिटल अक्ष पर स्थित होगा। अब देखिए कुल मिलाकर समझिए, पूरी बात समझिए। यल जो आपका लिगेंड है इस पर भी इलेक्ट्रॉन है, यम जो केंद्रीय धातु परमाणु है इस पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो अब इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो अब देखिए ये लिगेंड सीधा डायरेक्ट अक्ष से जुड़ रहा है, तो लिगेंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट अक्ष पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ के हैं? जो अक्ष पर उपस्थित होंगे ऑर्बिटल। देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, लिगेंड ने, अब लिगेंड ने क्या किया? प्रतिकर्षण किया। केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को, लेकिन ये जो केंद्रीय धातु के परमाणु हैं ये किस ऑर्बिटल में है? किस ऑर्बिटल की बात हो रही है? तो जो अक्ष पर होगा, जो अक्ष पर ऑर्बिटल होंगे उन्हीं के इलेक्ट्रॉनों को लिगेंड के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेंगे। तो अब हमारे पास प्रश्न है कि अक्ष पर कौन से ऑर्बिटल हैं? सॉरी, थोड़ी सी सर्दी हो गई है। तो हम ये देखना चाहते हैं
कि जिस इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर रहे हैं लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, तो केंद्रीय धातु परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस ऑर्बिटल के हैं, और वो ऑर्बिटल कहाँ पर है, अक्ष पर। तो अक्ष पर कौन से ऑर्बिटल होंगे, अक्ष पर होंगे dx² माइनस y² और dz²। इन पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को यल के लिगेंड प्रतिकर्षित करेंगे। और जब यल के लिगेंड प्रतिकर्षित करेंगे इन ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉनों को, तो ये प्रतिकर्षण का ज़्यादा अनुभव करेंगे, और जहाँ प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा वहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी, उनकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। और जब उनकी ऊर्जा ज़्यादा हो गई, इन ऑर्बिटलों की ऊर्जा ज़्यादा हो गई, तो उच्च कक्षाओं में पहुँच जाएंगे, अर्थात ऊपर पहुँच जाएंगे। बस इतना ही तो बताना था, और कुछ बताना ही नहीं था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा होता है, तो सारे ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है। जब लिगेंड मेटल के इलेक्ट्रॉनों को अप्रोच नहीं कर रहा होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, सारे ऑर्बिटलों की ऊर्जा सेम होती है। लेकिन जैसे ही लिगेंड ने मेटल के ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉनों को अप्रोच किया, तो वहाँ पर जो एक्सिस पर, जो अक्ष पर ऑर्बिटल उपस्थित हैं, अर्थात dx² माइनस y² और dz², इनके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे। और जहाँ ज़्यादा प्रतिकर्षण हो जाएंगे तो उनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, और जब उनकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाएंगी तो वो ऊपर जाएंगे, बाकी सब नीचे हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको जो इसका विभाजन है इस प्रकार होता है। ये आपके बन गए, यहाँ 5 ऑर्बिटल थे। ठीक है, 5 ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा ज़्यादा हो गई वो ऊपर पहुंच जाएंगे। तो किन की ऊर्जा ज़्यादा हुई, dx² माइनस y² एंड dz²। और बाकी आपके नीचे रह गए। कौन कौन से नीचे रह गए, ये 1 2 3। कौन कौन से नीचे रह गए, dxy, dyz एंड dzx। यही विपाटन है, यही CFT विपाटन कर देती है, अर्थात d ऑर्बिटलों की स्प्लिटिंग कर देती है, अर्थात d ऑर्बिटलों की क्या कर देती है, ये विपाटन कर देती है। ठीक है, अब ध्यान ये आपको रखना है कि जो आपका ये हैं, इनको हम कहते हैं Eg। क्या कहते हैं, Eg। और जो ये हैं इनको हम सामूहिक रूप से कहते हैं T2G। बस यही आपकी CFT है ऑक्टाहेड्रल के लिए। ये आपका विपाटन हो गया CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल, यानी अष्टफल की जो यौगिक हैं उन पर d ऑर्बिटलों की स्प्लिटिंग कैसे होती है, ये CFT के द्वारा आपको समझा दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। इसके बाद हम अगला CFT बताएंगे स्क्वायर प्लानर के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। जहाँ समझ में ना आए उसको वीडियो देख करके रोक करके और अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही हम अच्छे से इस वीडियो को बनाएं, आपकी समझ में सारा का सारा आ जाएगा। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जहाँ ना आए वहाँ कमेंट करिएगा और फिर हमको बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल, सब कुछ आपको बताया गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।